कहानी की शुरुआत होती है रेमी से, जो एक साधारण पेंटर है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीता है। वो कला में लीन रहने वाला अपनी दुनिया में खोया हुआ व्यक्ति है। एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, उसे अचानक महसूस होता है कि वो जिस कुर्सी पर बैठा है उसमें धंसता चला जा रहा है। घबराकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी को ये बात बताता है, लेकिन उसकी पत्नी इस बात पर यकीन नहीं करती। वो इसे मजाक समझती है और अनदेखा कर देती है। जल्दी ये घटनाएं रेमी के लिए आम हो जाती है। कभी वो सोफे में धंसता तो कभी अपने बेड में। वो परेशान हो जाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। एक दिन जब वो अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है, उसके बच्चे भी वहाँ उसके साथ होते हैं। वो खेलते खेलते पानी का नल बंद करना भूल जाता है। थोड़ी देर में उसका पूरा स्टूडियो पानी से भर जाता है। वो अपनी पेंटिंग्स बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर डूब जाता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो खुद को किसी अनजान जगह पर पाता है। वहाँ चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल हैं। वो इस नई जगह को समझने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे अचानक दूर 3 सूरज दिखाई देते हैं। इससे उसे समझ में आता है कि ये पृथ्वी नहीं बल्कि कोई और दुनिया है। तभी वो देखता है कि कुछ अजीबोगरीब लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वो ये समझ पाता कि वो कौन है, अचानक कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जब वो दोबारा जागता है तो वो अपने स्टूडियो में वापस होता है। वो पूरी तरह हताश होता है और इस घटना को अपनी पत्नी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी इसे महज उसका भ्रम मानती है। रेमी की जिंदगी में ये रहस्यमय घटनाएं उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने लगती है। वो बार बार इन घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी और आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसकी पत्नी ये कहकर उसे नजरअंदाज करती है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। असल में रेमी की पत्नी अपने ऑफिस के बॉस को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। रेमी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक दिन उसकी पत्नी अपने बॉस को घर बुलाती है। रेमी उनसे अच्छे से पेश आता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था वो। रेमी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। यह अकेलापन उसे और ज्यादा परेशान कर दे रहा था। एक दिन जब वो किचन में कॉफी बना रहा होता है तो उसकी कैट अचानक हवा में रुक जाती है, साथ ही पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। ये नजारा देखकर रेमी डर जाता है। तभी वो एक बार फिर से जमीन के अंदर धंसने लगता है। इस बार वो खुद को एक अनजान जंगल में पाता है। रेमी को इस बार जंगल में कुछ अजीब आदमियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग उसे घूरते हैं और फिर अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। रेमी उनकी मंशा समझकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो गुफा में छिप जाता है, लेकिन गुफा में एक अजीब ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच लेती है। रेमी इस अनजान दुनिया में बार बार जाने और वापस लौटने के कारण परेशान हो रहा था। वो समझने लगता है कि इस दुनिया में उसे किसी खास मकसद के लिए बुलाया जा रहा है। एक बार फिर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे एक फल खाने को दिया जाता है। इस फल को खाते ही वो उन अजीब आदमियों की भाषा समझने और बोलने लगता है। उसे बताया जाता है कि उनके कबीले पर जुटान नामक एक भयानक राक्षस का साया है। जुटान आए दिन उनके कबीले के लोगों को मारकर खा जाता था। कबीले वालों की पवित्र किताब में लिखा होता है कि दूसरी दुनिया से एक इंसान आएगा जो उन्हें इस राक्षस से मुक्ति दिलाएगा। रेमा को एहसास होता है कि वो उसे जुटान से लड़ने के लिए बुला रहे हैं। रेमी इस खतरनाक मिशन को करने से इनकार करता है। कबीले वाले गुस्से में उसे उल्टा लटका कर सजा देने की धमकी देते हैं। रेमी को कैद कर लिया जाता है। वो भूख से तड़प रहा होता है, लेकिन किसी तरह गुफा में रखा एक तरबूज खाकर अपनी जान बचाता है। तरबूज खाते वो फिर से अपनी दुनिया में लौट आता है। इस बार रेमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि जब तक वो जुटान का खात्मा नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलने वाला। रेमी अपनी दुनिया में वापस आकर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करता है। वो जिम जाता है और किताबें पढ़ता है और खुद को जुटान का सामना करने के लिए तैयार करता है। कुछ समय बाद रेमी फिर से उसी अनजान दुनिया में। इस बार कबीले वाले उसे एक तलवार देते हैं और पूछते हैं कि जुटान को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। रेमी उन्हें सुझाव देता है कि उन्हें अपने गाँव छोड़कर किसी दूसरी जगह बस जाना चाहिए, लेकिन कबीले वालों का मुखिया इससे सहमत नहीं होता। मुखिया का मानना है कि अगर वो अपने गांव को छोड़ेंगे तो आसमान से बिजली गिरेगी और उनका विनाश हो जाएगा। कबीले के लोग अपने मुखिया के इस विश्वास से बंधे हुए थे कि वो इसी जगह पर सुरक्षित रह सकते हैं। रेमी खुद इस डर और अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कबीले वालों के सामने पहला कदम उठाते हुए गांव छोड़ देता है। जब कबीले वाले लोग उसे जाते हुए देखते हैं तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये उनके लिए पहली बार था जब वो अपने गांव से बाहर निकले। जंगल में उन पर जुटान के 2 आदमियों ने हमला कर दिया। रेमी ने अपनी बहादुरी और तेज दिमाग से उनका सामना किया। उसने उनमें से एक को मार गिराया जबकि दूसरा भाग गया। इस जीत के बाद कबीले वाले रेमी को अपना सरदार मानने लगे। रेमी फिर से अपनी दुनिया में लौटता है। इस बार वो लड़ाई के नए नए तरीके सीखने के लिए
लाइब्रेरी से खिताब लाता है। इन किताबों से प्रेरणा लेकर वो कबीले के लोगों को उत्साह और साहस देता है। रेमी अब पूरी तरह से जुटान का सामना करने के लिए तैयार था। वो कबीले के लोगों को जुटान के ठिकाने तक ले गया। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जुटान के आदमी कबीले पर हमला कर रहे हैं। जुटान के लोग लड़ाई में भारी पड़ रहे होते हैं। रेमी ने तुरंत अपने लोगों को वहाँ से हटने का आदेश दिया। उसने खुद दुश्मनों का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। वो जुटान के आदमियों का मजाक उड़ाता है और उन्हें अपने पीछे भगाने में कामयाब होता है। रेमी दुश्मनों को खुले मैदान की ओर ले जाता है जहाँ पहले से ही उसके कबीले वाले तीरों और हथियारों के साथ तैयार बैठे थे। जैसे ही दुश्मन उस जगह पर पहुंचे, कबीले वालों ने तीरों से हमला कर दिया। जुटान के सभी आदमी मारे गए। ये रेमी और उसके कबीले की पहली बड़ी जीत थी। कबीले वाले रेमी को हीरो की तरह मानने लगे। वो उसके नेतृत्व और रणनीति की तारीफ करते हुए उसे और अधिक सम्मान देने लगे। रेमी की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता ने उसके अंदर अहंकार को जन्म दिया। अब वो कबीले के लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करने लगा। वो अपने फैसले थोपने लगा और कबीले वालों को अपने आदेश मानने के लिए मजबूर करने लगा। शुरुआत में कबीले वाले उसकी बात मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो उसके तानाशाही रवैये से परेशान होने लगे। कबीले के लोगों ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कबीले वाले रेमी को मारने की योजना बनाने लगे। जब रेमी को ये बात पता चली तो उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। रेमी कबीले से भागते हुए जंगल में पहुंचा और वहां जमीन के अंदर धंसकर एक बार फिर अपनी दुनिया में लौट आया। इस बार रेमी को ये एहसास हुआ कि लोगों को एक राजा तो चाहिए, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो उन्हें दबा कर रखे। रेमी अपनी दुनिया में वापस जाकर फिर से पेंटर की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। इस बीच वो एक लड़की से मिलता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। रेमी को एहसास होता है कि अब उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही है, लेकिन अचानक वो फिर से जमीन के अंदर धंसने लगता है। इस बार वो जुटान की दुनिया में पहुंच जाता है। कबीले वाले उसे बताते हैं कि जुटान अब भी जिंदा है और उन्हें पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है। रेमी इस लड़ाई में शामिल होने से मना करता है, लेकिन कबीले वाले जबरदस्ती जुटान की गुफा में उसे भेज देते हैं। गुफा के अंदर रेमी का सामना जुटान से होता है। जुटान एक विशालकाय राक्षस था जिसकी ताकत और आकार दोनों ही डरावने थे। रेमी डरते हुए अपनी तलवार उठाता है और जुटान की ओर फेंकता है। उसकी तलवार सही निशाने पर लगती है और जुटान की मौत हो जाती है। जुटान के मारे जाने के बाद कबीले वाले पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। वो रेमी को अपना महानायक मानते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने इतिहास में जगह देने का फैसला करते हैं। जुटान की मौत के बाद कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो रेमी को अपना उद्धारक मानते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन कबीले की परंपरा के अनुसार जुटान को मारने वाले को अंतिम रस्म के दौरान बलिदान देना होगा। जब रेमी को इस परंपरा के बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाता है। रेमी को कैद कर लिया जाता है ताकि रस्म की तैयारी पूरी की जा सके। इस बीच वो जादूगर जिसने रेमी को इस दुनिया में बुलाया था, वो आग में उस जादुई वस्तु को फेंक देता है, जिसमें रेमी की दुनिया और इस कबीले के बीच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन कबीले के एक व्यक्ति को अचानक रेमी के प्रति सहानुभूति हो जाती है। वो जलती हुई जादुई वस्तु को आग से निकालता है और पास की नदी में फेंक देता है। इसे एक बार फिर से रेमी की दुनिया और इस कबीले के बीच का रास्ता खुल जाता है। रेमी जो रस्म में अपने जीवन के अंत का सामना करने वाला था, अचानक जमीन के अंदर धंसने लगता है और अपनी दुनिया में लौट आता है। जब रेमी अपनी दुनिया में वापस लौटता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो कोमा से बाहर आ चुका था और उसके पास उसकी पत्नी और वो लड़की होती है जिससे वो प्यार करने लगा था। लड़की को ये पता चलता है कि रेमी की पत्नी भी मौजूद है। लड़की रेमी से कहती है कि उसे अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रेमी की पत्नी, जो अब तक अपनी गलतियों को महसूस कर चुकी है, उससे माफी मांगती है और एक नई शुरुआत करने की इच्छा जाहिर करती है। रेमी अपनी पत्नी और परिवार के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला करता है। दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है कि कबीले के लोग रेमी के वीरता को कभी नहीं भूलते। वो उसके सम्मान में एक विशाल स्टैचू बनाते हैं। ये स्टैचू उनके लिए प्रतीक बन जाता है कि रेमी ने उन्हें जुटान के आतंक से मुक्त किया था। रेमी, जो एक साधारण पेंटर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है, अब न केवल अपनी दुनिया में बल्कि एक दूसरी दुनिया में भी एक महानायक बन चुका है। इस कहानी में रेमी की यात्रा न केवल एक अद्भुत रोमांच है, बल्कि ये आत्म खोज और साहस का प्रतीक भी है। वो एक साधारण इंसान से एक महान योद्धा और नेता बनता है, लेकिन लास्ट में उसे ये समझ में आता है कि शक्ति और नेतृत्व के साथ जिम्मेदारी और सहानुभूति का भी महत्व होता है। रेमी की अनोखी यात्रा उसकी विरासत को अमर बना देती है। दोनों दुनिया में वो हमेशा याद किया जाएगा और उसकी कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर जीवित रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।